तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉमिस क्या होता है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा था कि अगर हमें बहुत सारे असिंक्रोनस जॉब्स सिंक्रोनसली परफॉर्म करना हो तो उसको प्रॉमिस की मदद से कैसे किया जाता है। कॉल बैक हेल क्या होता है ये तो हमें पता है। कॉल बैक की मदद से जब हमें असिंक्रोनस जॉब्स मल्टीपल असिंक्रोनस जॉब सिंक्रोनसली चलाने हैं तो कॉल बैक हेल होता है, वो हमें पता है। उसको कैसे लिखते हैं वो भी हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि कॉल बैक हेल का सब्सटीट्यूट या उसका ऑल्टरनेट कहें 3 हो सकते हैं, जिसमें से एक था नेम्ड फंक्शन को यूज़ करना, वो भी हम लोगों ने करके देखा। हम लोगों ने 2 और चीज़ें समझनी है, एक है प्रॉमिस की मदद से और एक है असिंक अवेट की मदद से। तो फिलहाल हमें देखना है प्रॉमिस की मदद से कैसे होता है। तो प्रॉमिस क्या है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ कोडिंग विंडो पे। पिछले लेक्चर में हमने जो कोड लिखा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम प्रोड्यूसर कोड बनाएंगे, कैसे हम कंज्यूमर कोड बनाएंगे, ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था। अभी मैं इसी में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, तो आप इसको अगर नहीं देखा हो तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसके पहले वाला वीडियो है वो। अभी यहाँ पर ये हमने कोई एपीआई बनाई है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करता है, किसी एपीआई को कॉल करता है, ठीक है। हमने किसी एपीआई को कॉल किया, उस एपीआई के अंदर प्रॉमिस बन रहा है और वो प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है, और उसी के अंदर हम कोई लॉन्ग रनिंग टास्क कर रहे होंगे, कुछ सर्वर पास से फैच करने वाला या कुछ तो भी टास्क कर रहे होंगे। तो वो टास्क या तो रिजॉल्व हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, जिसका पता हमें चल जाएगा, देन से हम उसको हैंडल कर लेंगे। ये सब हमने सीखा था। अभी ये कैच को हटा देता हूँ मैं, देन में ही दोनों चीज़ों को हैंडल कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब सोचिए कि एक से ज़्यादा असिंक्रोनस जॉब होंगे तो क्या होगा। अब एक से ज़्यादा असिंक्रोनस जॉब होंगे का मतलब है जैसे ये एक एपीआई बनी हुई है ना, ऐसे एक और एपीआई बनी हो, ठीक है। इस वाली एपीआई का नाम दे देता हूँ 1, मैं प्रॉमिस 1 हूँ, ऐसा मैसेज प्रिंट करा देते हैं और इसको कर देते हैं कि 5 सेकंड इसको चलने में टाइम लगेगा। 5 सेकंड के बाद ही ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। उसके पहले यहाँ पर मैं एक और बार एक एपीआई बनाता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ सम एपीआई 2, और इसमें लिख देता हूँ मैं प्रॉमिस 2 हूँ, ठीक है। कोड सेम रखा है मैंने, इसमें भी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, इधर भी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, लेकिन ये मैसेजेस से आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों अलग अलग हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि ये 2 अलग अलग एपीआईज हैं। आप यहाँ पे नाम सेम रखें या डिफरेंट रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं P2 कर देता हूँ सो दैट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। हमको क्या करना है, जब इसको कंज्यूम करना है तो ऐसा सोचिए कि हमने कोई एक एपीआई को कॉल किया है, उस एपीआई को कॉल करने से एक प्रॉमिस हमें मिला है, ये एक अलग टास्क है। और एक और एपीआई को मैं कॉल कर रहा हूँ P2 सम एपीआई, ठीक है, सम एपीआई 2। कुछ ऐसा सोचिए कि आपको अपनी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन रखनी है कि अभी करंट वेदर क्या है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर क्या है, वेदर रिपोर्ट। अब वेदर रिपोर्ट आप कहाँ से लाओगे, तो कोई तो भी इस तरह का बिजनेस कर रहा होगा जो आपको वेदर रिपोर्ट देता होगा। तो वो कैसे देता होगा, वो एपीआई के थ्रू देता होगा। आप उसकी एपीआई को कॉल कर रहे हो, सपोज करो उसकी एपीआई का नाम है सम एपीआई 1, आप उसको कॉल करते हो, वो आपको वेदर स्टैट्स देता है और उसको आपको जैसे भी अपने वेबसाइट में यूज़ करना है आप करोगे, ठीक है। ये उसका प्रॉमिस है। ऐसे ही हो सकता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ये भी डिस्प्ले करना हो कि आज गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि गोल्ड का रेट तो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो गोल्ड का क्या रेट है, तो वो कौन देगा आपको, तो वो भी कोई ना कोई और होगी संस्था जो देती होगी। तो आपको वो उसने एक एपीआई दिया होगा, आप उसकी एपीआई को कॉल कर रहे होगे जिससे कि वो गोल्ड का रेट आपको मिल जाएगा। समझ में आया। ऐसे ढेर सारे एपीआईज हो सकती हैं। अब मान लो कि यहाँ पर ये एपीआई 1 सम एपीआई 1 वेदर वाला है और सम एपीआई 2 गोल्ड रेट वाला है, दोनों मेरे को मिल गए। अगर P1 डॉट देन लगा के कर रहे हैं, मतलब कि वेदर फॉरकास्ट वाली जो एपीआई है वो चली, उसने रिजल्ट दिया, तब जाके ये वाला देन चलेगा। और इसी तरीके से मुझे देन बनाना पड़ेगा, किसके लिए, मुझे बनाना पड़ेगा P2 के लिए भी, ठीक है। अच्छा, ये जो P2 वाला है ना, मान लीजिए ये 3 सेकंड में चल रहा है, ठीक, और ये कितने सेकंड में चल रहा है, ये 5 सेकंड में चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोड किसका पहले लिखा है, सम एपीआई 1 को पहले कॉल किया है, सम एपीआई 2 को बाद में कॉल किया है। यहाँ देन
P1 का पहले लिखा है, फिर P2 का उसके बाद लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर मैं रिजल्ट भी प्रिंट करा रहा हूँ तो हमें पता चल जाएगा। अब ज़रा इसको कोड को चला के देखते हैं। पहले इस कोड को मैंने चलाया तो पहले 3 सेकंड होता है कि 5 सेकंड होता है? 3 सेकंड हो गया। 3 सेकंड पहले होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 सेकंड हो गया, इसलिए प्रॉमिस 2 का कोड चल रहा है, देखो आप। और उसके बाद फिर 5 सेकंड जैसे ही हो गए, प्रॉमिस 1 का कोड चल रहा है। पर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अभी देखो मैंने ये जो 3 सेकंड 5 सेकंड लिखा हुआ है ना, आपको समझाने के लिए मैंने टाइम में अंतर करा, पर एक्चुअल में ये टाइम किस पे डिपेंड कर रहा होगा? ये कौन सा असिंक्रोनस जॉब कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होगा। मान लीजिए कोई असिंक्रोनस जॉब ऐसा है जिसको करने में कुछ टाइम लग रहा है, वेदर फॉरकास्ट है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, या गोल्ड रेट है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, या पेमेंट गेटवे है, तो वहाँ तो टाइम लग ही जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये API 5 सेकंड ही लेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हमने सेट टाइम आउट को लिखा हुआ है ना। हमने ज़रूरी थोड़ी ना कि सेट टाइम आउट को ही कॉल किया हो। बहुत सारी वेब APIs हैं, हम किसी और को कॉल करेंगे सेट टाइम आउट की जगह, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 5 सेकंड ही लेगा। तो सेट टाइम आउट पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टाइम दे सकता हूँ। आप बोलोगे ना कि भाई टाइम तो हमारे हाथ में है, कुछ भी दे दो, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो सेट टाइम आउट को कॉल करोगे ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, तो आप हो सकता है कि कुछ और वेब API के फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसमें आप टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। वो तो टास्क एक्चुअल में कितना टाइम ले रहा है उतना टाइम बाद ही वो फुलफिल्ड या रिजेक्ट वाली स्टेट में आने वाला है। गॉट इट? तो ये सिर्फ हमने उसका सिमुलेशन करके देखा है। तो यहाँ पे ये 5 सेकंड ही लेगा, यहाँ पे ये 3 सेकंड ही लेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो इस एग्जाम्पल में हो सकता है। तो हो सकता है ये पहले हो जाए, हो सकता है ये पहले हो जाए। मतलब कौन सा कोड पहले चलेगा, क्या ये फिक्स है? इस एग्जाम्पल में फिक्स हो सकता है क्योंकि 5 सेकंड और 3 सेकंड लिखा है, लेकिन इन रियलिटी ये फिक्स नहीं होगा। जो 2 असिंक्रोनस जॉब हैं और दोनों असिंक्रोनस जॉब को मैंने यहां पर स्टार्ट कर दिया है। दोनों असिंक्रोनस जॉब्स को मैंने स्टार्ट किया है। अब दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा ना, उसका कोड पहले चल जाएगा। सिंपल, ऐसे ही तो होता है। लेकिन क्या हो कि सम API 2 का कोड तभी चले जब सम API 1 का रिजल्ट आ जाए। मतलब ये दोनों असिंक्रोनस जॉब हैं, अभी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। कोई भी पहले चल सकता है, कोई भी बाद में चल सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सिंक्रोनसली चले। यही तो बात हो रही थी। कॉल बैक हेल इसी का तो परिणाम था। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये 2 असिंक्रोनस जॉब सिंक्रोनसली चले, अभी 2 बनाए मैंने, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी 2 से समझ लीजिए कि ये सिंक्रोनसली चलाना है। तो मैं चाहता हूं कि API 1 जब चल जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, तब API 2 चले। अब ये कैसे होगा? तो ये करने के लिए हम इस कोड में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को टच नहीं करता, इसको मैं example1 बोल देता हूं। example1, ठीक है ना? तो आपको समझने में इजी रहेगा, क्योंकि ये फाइल तो मैं आपको नोट्स में शेयर करूंगा। तो इसलिए इस कोड को मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया और बेसिकली इस पूरे को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं इस कोड को दोबारा लिखता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ example2। मैं करने क्या वाला हूँ, सेम कोड है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोड्यूसर का कोड है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, वो तो ऐसा ही बनेगा। अभी आपको मालूम है कि किस तरीके से चल रहा था। टोटल 8 सेकंड नहीं लग रहे थे, टोटल 5 सेकंड ही लग रहे थे। 3 सेकंड जैसे ही हो गए API 2 चल गया था, और 5 सेकंड जैसे ही हो गए API 1 चल गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि 3 सेकंड का काम खत्म होने के बाद 5 सेकंड का काम चालू हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं चाह रहा हूं कि ये सिंक्रोनसली चले। तो API 2 को इस समय कॉल नहीं करना है। ये कब कॉल करना है? जब API 1 कॉल हो जाए और उधर काम हो जाए। ये देखिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। मैं चाहता हूं कि P1.then, अच्छा बताइए P1.then कब चलेगा? जब API 1 का प्रॉमिस का स्टेट या तो रिजेक्टेड हो जाएगा या रिजॉल्व हो जाएगा, यानी फुलफिल्ड हो जाएगा। दोनों में से कुछ एक होगा, तभी देन चलेगा। पेंडिंग स्टेट में तो देन चलेगा नहीं, कंफर्म है। तो जब रिजल्ट आ गया कुछ, तभी ये चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूं, दूसरी API को यहां से कॉल कर रहा हूं। इसका मतलब ये API कॉल तब तक नहीं होगा जब तक पहली API का रिजल्ट नहीं आ जाता। इससे क्या हुआ, ये असिंक्रोनस जॉब सिंक्रोनस हो गए। तो अगर मुझे प्रॉमिस के थ्रू असिंक्रोनस जॉब को सिंक्रोनस बनाना है, तो दूसरे असिंक्रोनस जॉब को
पहले असिंक्रोनस जॉब के देन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले असिंक्रोनस जॉब का देन चलेगा तो पहला वाला जॉब कंप्लीट हो चुका होगा, तभी दूसरा वाला स्टार्ट हो सकता है। और फिर इसका जो पूरा ये देन वाला कोड है, इसको यहां से हटा के मुझे इसी के अंदर लिखना होगा। सेम कोड है, बस उसका अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको भी रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर पहला वाला जॉब 5 सेकंड लेगा, 5 सेकंड के बाद उसका रिजल्ट आ गया, देखिए प्रॉमिस 1, और उसके बाद 3 सेकंड का काम चालू हुआ। बट एक मिनट, ये क्यों नहीं दे रहा है? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ का मतलब ये है कि मैंने जो लिखा है कोड, ये कहां लिखा है? पहले वाले फंक्शन में लिखा है। देखिए आप, जो पहला फंक्शन मैंने पास किया है, ये तो चला ही नहीं, क्योंकि वो ऑड नंबर जनरेट हुआ था पहली वाली एपीआई से। तो पहली वाली एपीआई से अगर ऑड नंबर जनरेट हुआ था तो ये दूसरा वाला फंक्शन चला था, पहला वाला चला ही नहीं। और पहले वाले फंक्शन के अंदर मैं दूसरी एपीआई को कॉल कर रहा था ना, तो दूसरी वाली एपीआई कॉल ही नहीं हुई। ये भी हो सकता है कि पहली एपीआई के चलने से जो रिजल्ट आया, या तो रिजेक्टेड स्टेट या फुलफिल्ड स्टेट। तो फुलफिल्ड अगर स्टेट है तो मैं दूसरी एपीआई कॉल करना चाह रहा हूं, रिजेक्टेड है तो नहीं करना चाहता हूं, वो भी यहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर इवन नंबर जनरेट होता पहली एपीआई से, तो फिर वो दूसरी एपीआई को भी कॉल करता। उसको भी हम देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। अगर इवन नंबर जनरेट हुआ 5 सेकंड के बाद, नहीं अभी भी ऑड नंबर जनरेट हुआ है, एक बार फिर चलाते हैं। जब इवन नंबर जनरेट होगा तब दूसरी एपीआई कॉल हो पाएगी। देखिए अब इवन नंबर जनरेट हुआ है, इसलिए अब 3 सेकंड बाद ये दूसरी एपीआई को भी कॉल कर रहा है और ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये इस बात को प्रूव भी कर रहा है। तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आया। लेकिन आप कहोगे कि ये क्या बहुत अच्छा कोड है? मतलब ये कॉल बैक हेल जैसा ही तो लग रहा है कि थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पे नेस्टिंग एक ही बार हो रही है ना। अभी API 3 कॉल करना होगा तो कहाँ लिखोगे आप? इसके देन में लिखोगे ना, ये इसके अंदर लिखोगे। अगर आप चाहते हो API 2 का जब रिजल्ट आ जाए तब उसका देन चलेगा, तब उसके अंदर से आप API 3 को कॉल करो, फिर API 3 के अंदर से API 4 को कॉल करो। कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा? तो ये तो कॉल बैक हेल जैसी ही प्रॉब्लम हो गई ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस को यूज कर लिया तो कुछ बच गए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ना बेटर वे में कोड को लिख सकते हैं। अब बेटर वे में कोड को कैसे लिख सकते हैं उसको ध्यान समझिए। मैं क्या कर सकता हूं, ये जो आप खुद सोचो, P1 नाम की क्या जरूरत है? P1 नाम की जरूरत सिर्फ इसलिए है ना कि ये जो API को आपने कॉल किया, उसने जो प्रॉमिस रिटर्न किया वो मैंने P1 में रख लिया, और P1 डॉट देन फिर मैं कॉल कर लूं कभी भी। लेकिन इसके अलावा तो मुझे P1 की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि P1 बनाने की क्या ज़रूरत है? आप तो ये API को कॉल करो, ये API रिटर्न करके देगा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, और उसी के थ्रू मैं डॉट देन लगा के चला दूं कोड। क्या बोलते हो? सही है ना? तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ऐसे भी लिख सकता हूं, डायरेक्ट डॉट देन लिखा, हो गया। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच लग रही है। आपको P1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो P2 भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर इसी तरीके से लिखना है तो। बिल्कुल, इसको भी हटा सकते हो आप। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम डॉट लगाते हैं और देन यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया। आप कहोगे सर ये तो और ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये तो हमें कुछ मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको हम एक और तरीके से अरेंज कर देते हैं। इसी में थोड़ा आगे क्या करो, ये जो पहला वाला देन है, सम API 1 का देन, इसके अंदर रिजॉल्व होने पर जो फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन के अंदर से आप API 2 को कॉल कर रहे हो। मैं कहता हूं API 2 को यहां से कॉल करो जरूर, लेकिन ये देन यहां पर मत लिखो, देन यहां पर मत लिखो, ठीक है? ये देन यहां पर मत लिखो। देन यहां पर नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अभी आप यहां से हटा दो और सिंपली यहां पे लिखो रिटर्न। अभी क्या हो रहा है, सम API 1 का जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो उसका देन चलेगा, और अगर रिजॉल्व हुआ होगा तो ये चलेगा, और ये चलेगा तो ये रिटर्न करेगा सम API 2 ने जो प्रॉमिस रिटर्न किया है। क्योंकि सम API 2 को कॉल कर रहे हो तो उसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया होगा, वो यहां आ गया होगा। गॉट इट? तो यहां पे आप सेमीकोलन मत लगाओ। ये जो देन है ये रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस जो सम API 2 ने रिटर्न किया होगा,
उसके लिए आप यहां पर लगा सकते हो डॉट देन, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो, यानी ऐसा वही वाला देन जो कि आपने सम एपीआई 2 के लिए लिखा था वो यहां लिख देते हैं, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। जैसे ये डॉट देन है, इसको नीचे ले आओ, थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन देकर आगे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर भी इसको आगे कर देते हैं, और ये डॉट देन को भी नीचे लगा देते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा आगे कर दो, ये देखो, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज को इधर ले आओ। अब क्या बोलते हो, अब ये डॉट देन दो बार एक, अब ये लिखने का तरीका थोड़ा सा इंडेंटेशन का तरीका है, आप इसको समझो फिर से। सम एपीआई 1 को कॉल किया, इसने रिटर्न किया होगा एक प्रॉमिस, वो प्रॉमिस जब फुलफिल्ड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा तब ये चलेगा देन। मान लो कि वो फुलफिल्ड हुआ है तो इसका ये फंक्शन चल जाएगा, और इसका फंक्शन चलेगा तो ये प्रॉमिस फुलफिल्ड प्रिंट करने के बाद सम एपीआई 2 को कॉल कर लेगा, और जो प्रॉमिस उसने रिटर्न किया वो यहां से रिटर्न कर देगा। रिटर्न होके कहां चला जाएगा, समझ लो देन फंक्शन ने रिटर्न किया, तो वो जो रिटर्न होके प्रॉमिस पहुंचा उसने ही कॉल कर लिया। कॉल की कैस्केडिंग है, कॉल की कैस्केडिंग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई F1 फंक्शन है, आपने इसको कॉल किया है, इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया है, उसने F2 को कॉल किया है, F2 फंक्शन ने जो रिटर्न किया उसने F3 को कॉल किया है, F3 फंक्शन ने जो रिटर्न किया उसने F4 को कॉल किया है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट्स अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो ये कहलाती कॉल की कैस्केडिंग, फंक्शन कॉल की कैस्केडिंग, और वही यहां पर हो रहा है। आप समझिए कि यहां से इस प्रॉमिस ने, जो प्रॉमिस यहां रिटर्न हुआ था, उसने इस देन को कॉल किया, इस देन ने जो रिटर्न किया वो भी एक प्रॉमिस है, उसने इस देन को कॉल किया। अगर मान लीजिए ये देन के अंदर आप तीसरी एपीआई को कॉल करना चाह रहे हैं तो इसी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट यहां इस लाइन नंबर 88 के नीचे लिख दोगे, ठीक है। मतलब कि वो सम एपीआई 3 को कॉल कर रहा होगा और उसका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, और यहां पे एक और देन लगा होगा लाइन नंबर 92 पे, और ऐसे कितने भी देन हो सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपको कॉलबैक हेल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि ये देन एक सीक्वेंस में, तो पहला वाला देन चलेगा तो पहला एपीआई का काम कंप्लीट हुआ है, फिर दूसरा देन चलेगा, दूसरा एपीआई का काम कंप्लीट हुआ है, तो ये एक सीक्वेंस में दिख रहा है। दिस इज वेल अरेंज्ड कोड। तो प्रॉमिस की मदद से आप कॉलबैक हेल को रीशेप करते हो, आप उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हो, और वो अरेंजमेंट ये है, और इससे आपका काम आसान होता है, आपको रीडेबिलिटी अच्छी होती है, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। यही है प्रॉमिस चेनिंग, कि प्रॉमिस की चेनिंग हो रही है। एक प्रॉमिस ने अपने देन फंक्शन को कॉल किया, जब वो फुलफिल्ड हुआ तो उसने दूसरे प्रॉमिस को रिटर्न किया, वो दूसरा प्रॉमिस फिर से देन को कॉल करेगा, और ये चेन चलती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉमिस चेनिंग। तो कॉलबैक हेल के कंपैरिजन में प्रॉमिस चेनिंग बढ़िया है, लेकिन कई लोगों को ना इसमें भी दिक्कत आती है। वो बोलते हैं अरे ठीक है, मतलब ठीक तो दिख रहा है, कॉलबैक हेल से तो बेटर है, लेकिन उतना भी बेटर नहीं लग रहा, मतलब इससे भी कोई बेटर तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा इससे बेटर तरीका? असिंक और अवेट, ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आप इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को, और वो ज्यादा आजकल यूज में आता है। तो उसको समझना है तो अगला लेसन तो देखना पड़ेगा। अगर प्लेलिस्ट के बाकी लेसन्स नहीं देखे हैं और इसलिए आपको ये टफ लग रहा है, तो यकीन मानिए अगर सीरीज को शुरुआत से आप फॉलो करोगे, एक एक लेसन देखोगे, तो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। ये कोर्स ही जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ का है, तो आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल भाषा में। और आपको अगर ये सीरीज देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखना चालू करें। और हर वीडियो पे मुझे आपका कमेंट चाहिए कि वो पर्टिकुलर लेसन कैसा लगा, क्योंकि हर लेसन पे मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए, जहां भी शेयर कर सकते हैं करिए, लोगों को बताइए इस सीरीज के बारे में। और दूसरा, आपको कमेंट जरूर देना है ये बताने के लिए कि आपको आज का लेसन कैसा लगा। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर नहीं किया है तो, इस तरह के कंटेंट के लिए। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे असिंक और अवेट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।